नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे कि किस तरह से पश्चिम एशिया में जो हालात उपजे हैं उसके बाद से भारत में, हमारे देश में किस तरह से स्थितियों को नियंत्रण में रखने के लिए जो सप्लाई चेन है उन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। तो हम आपको इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको भी हम लाइव दिखाएंगे और उसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत का किस तरह से उत्तर प्रदेश पे असर है। बंगाल की प्रचंड जीत का यूपी में असर दिख रहा है। आखिरकार यूपी की सियासत पर क्या असर डालेगी बीजेपी की जो बंगाल की जीत है, इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे और इसको जानेंगे कि इसके पीछे का क्या एजेंडा है। बात तमिलनाडु की सियासत की भी होगी, जहां मैजिक नंबर को लेकर के अगर कहा जाए तो विजय जीत कर भी क्या हार जाएंगे, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। बात पंजाब की होगी, जहां नोटों की गड्डी ने उड़ाई है अब आम आदमी पार्टी के नेताओं की नींद। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। सोमनाथ मंदिर की 75वीं वर्षगांठ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेख के जरिए दिया विकास भी विरासत का संदेश। मंदिर को बताया भारतीय सभ्यता का अटूट संकल्प। 11 मई को पीएम जाएंगे सोमनाथ। कोलकाता पहुंचे अमित शाह, बीजेपी विधायक दल की बैठक में होंगे शामिल। विधायक दल के नेता के नाम पर लगेगी आखिरी मुहर। कल होगा बीजेपी के पहले सीएम का भव्य शपथ ग्रहण समारोह। तमिलनाडु में टीवीके के नवनिर्वाचित विधायकों की एक बार फिर बैठक। आज वाम दल और वीसीके समर्थन देने पर लेंगे फैसला। एआईएडीएमके का टीवीके पर बहुमत न जुटा पाने को लेकर हमला। केरलम में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच आपसी घमासान शुरू। केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन के समर्थकों ने लगाए पोस्टर। रविवार तक सीएम का नाम होगा तय। और आपको सीधे लिए चलेंगे इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि दुनिया का 20% एनर्जी यहीं से जाता है और अगर भारत के संबंध में देखें तो हमारे ऊपर भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट है, क्योंकि हमारा जो क्रूड है लगभग 40% इसी एरिया से आता है। 90% हमारा इंपोर्ट का एलपीजी भी यहीं मिडिल ईस्ट से है और नेचुरल गैस भी लगभग 65% ऑफ आवर इंपोर्ट्स कम फ्रॉम दिस एरिया। इसके चलते डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी प्राइस वॉलेटिलिटी भी है, सप्लाई का भी इम्पैक्ट है। जैसा मैंने अभी बताया, अगर इंटरनेशनल प्राइस हम देखें क्रूड के तो जो $70 के आसपास थे पर बैरल 2 महीने पहले, वो अब लगभग $120 पर बैरल पर है। अगर हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी जो हम लगभग $780 पर टन के हिसाब से सऊदी सीपी है। इस सब के चलते हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को भी नुकसान है और भारत सरकार ने ये कोशिश की अभी तक कि कोई प्राइस इंक्रीज़ ना हो और इसके लिए एक्साइज ड्यूटी भी कम की। जैसा कि पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि इस एक्साइज ड्यूटी का इम्पैक्ट भी लगभग 14,000 करोड़ हर महीने का है। भारत सरकार ने इसके अलावा और भी बहुत सारे कदम लिए, जैसे कि तुरंत रिफाइनरीज़ के अंदर एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, इसके अलावा पीएनजी कनेक्शंस को कैसे प्रमोट करना, नेचुरल गैस को भी कैसे डोमेस्टिक जो आपका कंज्यूमर है हाउस होल्ड, उसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए 100% करना। जब ये किया गया तो इसके साथ ही जैसे रिफाइनरीज़ को जितना नेचुरल गैस मिल रहा था उसका 65% उनको शुरू में मिला। हमारे फर्टिलाइज़र प्लांट्स को भी धीरे धीरे बढ़ाया गया और अब लगभग 98% तक उनकी सप्लाई इंश्योर की गई है।
इन सब के बावजूद भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि हमारा जो घरेलू उपभोक्ता है, जो गृहिणी है, उसको गैस की कोई किल्लत ना हो, और चाहे वो पीएनजी है, चाहे वो हमारा डोमेस्टिक एलपीजी है। तो भारत सरकार की कोशिश थी कि कोशिश है इनफैक्ट कि प्राइस स्टेबल रहे और सप्लाईज भी स्टेबल रहें। अगर आप दुनिया भर में कहीं पर भी देखें, हमारे आसपास के हम देशों में ही देखें, कई तरह के स्टेप्स लिए गए हैं। कहीं राशनिंग की गई है, कहीं पर वर्क फ्रॉम होम किया गया है। इनफैक्ट अगर आप डेवलप कंट्रीज़ देखें, चाहे जर्मनी है, चाहे फ्रांस है, चाहे यूके है, पेट्रोल का दाम अगर देखें तो 200 रुपये पर लीटर के आसपास है। अगर अपने देश में आप देखें तो ये लगभग 94 रुपये 77 पैसे है। तो ये सारी कोशिश कर कर भारत सरकार की यही मंशा रही कि जो हमारा घरेलू उपभोक्ता है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इन सब प्रयत्नों के चलते हमारे यहाँ पर किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं हुआ है। हाँ, बुकिंग का टाइम हमने 25 और 45 दिन किया ताकि वो डिमांड को मैनेज किया जा सके। लेकिन अगर आप देखें पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए, और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। इसी तरह जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में लगभग 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। ऑटो एलपीजी जो प्राइवेट आपके मार्केटर्स थे उनकी डिमांड भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर शिफ्ट हुई है। वहाँ पर भी पिछले 2 दिन में 613 टन से अधिक ऑटो एलपीजी की सेल हुई है। माइग्रेंट लेबर को ध्यान में रखते हुए 5 किलो के सिलेंडर्स की सप्लाई को इंक्रीज़ किया गया। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई। अवेयरनेस हो कहाँ पर ये 5 किलो का सिलेंडर मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, इसके लिए हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने कैंप्स लगाए हैं। अभी तक 10,700 से ज़्यादा कैंप लगाए गए हैं और 1,90,000 से ज़्यादा सिलेंडर इन्हीं कैंप्स में सेल किए गए हैं। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारा जो फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं उनको 98% तक उनकी जो पिछले 6 महीने का एवरेज कंजम्पशन था उसका 98% तक उनको एलोकेशन किया जा रहा है। पीएनजी उपभोक्ताओं की संख्या में भी वृद्धि देखी जा रही है। अभी तक 6.5 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया, यानी कि उनको गैस देना शुरू किया जा चुका है। ये मार्च से अब तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा 2,66,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। 7 लाख से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने आप को पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है। सरकार ने एक ऑर्डर भी निकाला जिसमें ये कहा कि अगर किसी के पास पीएनजी कनेक्शन है तो उनको अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना चाहिए। इसके तहत भी अभी तक 50,400 से ज़्यादा ऐसे पीएनजी उपभोक्ता हैं जिन्होंने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किया है। हमारे रिटेल आउटलेट्स पर आप देखें वहाँ पर नॉर्मल ऑपरेशन है। पैनिक बाइंग होती है, लेकिन हमारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की उनका ये एफर्ट रहता है कि तुरंत के तुरंत वहाँ पर सप्लाईज़ को रेस्टोर किया जा सके। पेट्रोल और डीजल की कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं पर कोई राशनिंग नहीं की गई है। ये कुछ कदम जो भारत सरकार ने उठाए ये उनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं। रिफाइनरीज़ को आप देखें वो ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। हमारी जो क्रूड इन्वेंट्रीज़ हैं वो सफिशिएंट हैं। इसके अलावा जब कमर्शियल आप जानते हैं जब हमने एलपीजी को मैक्सिमाइज़ किया तो पेट्रोकेमिकल्स पर अफेक्ट हुआ, लेकिन सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो, फार्मा को, पेंट को, केमिकल सेक्टर्स को हम वो उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम दे पाएँ, इसके लिए C3 C4 मॉलिक्यूल्स का एलोकेशन इन सेक्टर्स के लिए भी किया गया। 9 अप्रैल से लेकर अभी तक 13,150 टन से अधिक प्रोपिलीन और 1970 टन से अधिक
बेंजाइल एक्रिलेट हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और उनकी रिफाइनरीज के द्वारा बेची गई हैं। इसके साथ ही ये भी प्रयास रहा कि कहीं पर कोई होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग ना हो पाए। स्टेट्स से भी रिक्वेस्ट की गई, स्टेट्स की जो टीम्स हैं वो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की टीम के सहयोग के साथ लगातार काम कर रही हैं। कल भी लगभग 200 जगह पर सरप्राइज इंस्पेक्शंस रेड हुए हैं। हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी लगातार सरप्राइज इंस्पेक्शन कर रही हैं। कल पिछले 2 दिनों में लगभग 41 डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कॉज नोटिस दिए गए हैं। लगभग 12 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी लगाई गई है और 1 डिस्ट्रीब्यूटर को सस्पेंड भी किया गया है। मेरा ये सब बताने का उद्देश्य यही है कि जनता से मैं ये रिक्वेस्ट कर सकूं कि हमारे पास सप्लाईज अवेलेबल हैं, इसलिए आप अफवाहों पर विश्वास न करें, अपनी ज़रूरत के अनुसार ही ईंधन क्रय करें। धन्यवाद। Thank you, Sujata. Over to Upesh ji for shipping updates. Thank you. Good afternoon, everyone. The Ministry of Port, Shipping and Waterways continues to coordinate with the Ministry of External Affairs, Indian missions and maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. All Indian seafarers in the region are safe and there is no incident involving Indian flag vessel reported in the past 48 hours. No incident involving foreign vessel with Indian seafarers also has not been reported in the past 48 hours. The control room set up at DG Shipping has handled about 8,737 calls and more than 19,314 emails since activation. And in the past 48 hours, a total of 167 calls and 582 emails have been received. The Ministry, through the Directorate General of Shipping, has facilitated the safe repatriation of more than 3,019 Indian seafarers so far, including 20 in the last 48 hours from various locations across the Gulf region. Port operations across India remain normal and no congestion has been reported. Thank you. Thank you, Upesh ji. Over to you, Randir ji, for MEA updates. Thank you, ma'am. Let me update you on some of the developments in regard to countries in the Gulf region. Under the direction of Prime Minister Shri Narendra Modi, our outreach to countries in the Gulf region continues. Foreign Secretary Shri Vikram Misri paid an official visit to UAE on 7th May 2026, that is yesterday. Earlier, as I had informed you, External Affairs Minister had also visited the UAE from 11th to 12th of April, and National Security Advisor had visited UAE from 25th to 26th April 2026. In addition, we've also had outreach to other countries in the Gulf region. Minister of Petroleum had visited Qatar on 9th and 10th April, and National Security Advisor had visited Saudi Arabia on 19th April 2026. During the visit, Foreign Secretary met with the Minister of State and Special Envoy for India, Her Excellency Reem Al Hashimi. He also had a meeting with His Excellency Khaldun Al Mubarak, Managing Director and CEO of Mubadala Investment Company. Foreign Secretary had a detailed meeting with Minister of State and Special Envoy for India, Her Excellency Reem Al Hashimi. They reviewed ongoing bilateral cooperation in several areas, including trade, investment, economic cooperation, defense, fintech, health, and people-to-people contacts. The two sides also exchanged views on the prevailing situation in the West Asia region. Foreign Secretary, apart from his bilateral meeting with his counterpart, also participated in a trilateral meeting under the India-France-UAE framework. This meeting was attended from the UAE side by Her Excellency Reem Al Hashimi and from France by His Excellency Martin Brens, Secretary General of the Ministry for Europe and Foreign Affairs of France. The three sides reaffirmed their commitment to the trilateral partnership and agreed on a structured roadmap with defined timelines. Thank you.
Thank you, Randhir ji. Over to you, Asim ji. Thank you, ma'am. Good afternoon. Ministry of External Affairs continues to closely monitor the developments in the Gulf and West Asia region. Our efforts are focused on ensuring the safety and welfare of the Indian community in the region. The dedicated special control room in the ministry is operational to respond to queries from Indian nationals and their families. We are in constant touch with the state governments and union territories for sharing information and to coordinate our efforts. Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals. They are proactively assisting our citizens. They are also in close touch with the local governments. Regular advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. They are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and the Indian companies to address their concerns. Welfare of the Indian seafarers in the region is of high priority for us. Our missions are extending all assistance to them, including coordination with the local authorities and agencies, extending consular assistance, and assisting for requests to return to India. The overall flight situation continues to improve, with additional flights operating from the region to various destinations in India. UAE airspace is open. India and UAE carriers are operating flights from UAE to various destinations in India. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. Qatar airspace is partially open. Air India Express, Indigo, and Qatar Airways are operating flights from Qatar to various destinations in India. Kuwait airspace is open. Jazeera Airways and Kuwait Airways are operating flights from Kuwait to India. Bahrain airspace is open. Air India Express, Indigo, and Gulf Air are operating flights from Bahrain to various destinations in India. Iraq airspace is open with limited flight operations to destinations in the region, which can be used for onward travel to India. Iran airspace is partially open. We have advised Indian nationals to avoid traveling to Iran and urged those already there to leave with our embassy's support. So far, our embassy in Tehran has facilitated movement of 2,546 Indian nationals out of Iran through land border routes. Israel airspace is open and limited flight operations have resumed to destinations in the region, which can be used for onward travel to India. Thank you. Thank you, Asim ji. Now we'll take questions. Yeah, please. We'll start over. Please get the mic here. Thank you. Amar Zaidi from PTI. My question is to MOPNG. You choose your words very carefully, and you've noticed this for the past 1.5 months. You have maintained in your briefing today that the government has so far endeavored to keep prices stable. Does that stability extend in future as well, or are you preparing ground for a price increase? Related to that, the IMF official earlier this week advocated that the countries like India should pass on the increased energy cost to consumers. Do you subscribe to that view or not? One question to MEA as well. There has been an escalation in fighting between Iran and US. What's your view on that? Does it stabilize or destabilize the entire environment right now? Thank you. Sukab from the Indian Express. One question to Sujata ma'am, in continuation to what Amar sir asked. Not just IMF, but we have external monetary policy committee members and others also coming out and saying that foreign finance secretaries, etc., saying that it's now time to pass on the higher energy costs to consumers. So again, if that is something that is on the horizon in the near future. Second question that I wanted to ask was about if you could help us give us some idea about the current level of losses that the OMCs are incurring on petrol, diesel, LPG. And again, one question to Randhir sir. It's been an on and off sort of a ceasefire
But now suddenly again there is some action there between Iran and the UAE is obviously not retaliating as such, but there've been attacks over the past few days. So with a limited view on getting our ships out of the region, how has the situation been evolving? Does it complicate the situation for us? Thank you. Hi, I'm Rakesh Kumar from New Indian Express newspaper. My question is to Shipping Ministry. Sir, I want to know like how many ships are stranded the west side of Strait of Hormuz along with the bifurcation, like carrying what, LPG, fertilizer and what? Hi, Ms. Sharma. Wanted to get an update on a few data points. What is the current production, LPG production from our refineries vis-a-vis prior to the war? And secondly, if you can give us data on of the total cooking fuel consumption of India, what is the percentage of LPG and PNG that we consume? And also, since you have been pushing for PNG, has that percentage significantly changed in the last 2 months or something like that? If you can give us figures as to what is our bifurcation for LPG and PNG. Hi, Tvesh from Economic Times. Sir, can we get an assessment or can we get some clarity on what is India's assessment of the situation right now in West Asia, whether we consider it safe for our vessels to pass right now or not? And ma'am, my second question is regarding some instances of companies, especially cab aggregators, claiming that there is a shortage of fuel because of which cab fares are also going up. So since the government maintains that there has been no increase in prices of natural gas and that there is no shortage of gas as well for compressed natural gas, will the government take any action against those companies claiming a shortage and maybe profiteering from the situation? Dhruvaksh from Business Standard. My question is for Rupesh, sir. So one is, we've seen a large increase in bunkering costs for vessels over the past 1.5 months in tandem with the overall fuel prices across the globe, various fuel prices. One I wanted to understand is what has been the impact on shipping lines, whether it be global shipping lines operating in India or Indian shipping lines. And second, is there any sort of strategy in terms of Indian vessels which are going across the world with Indian cargo in terms of bunkering, because there are different different prices at different bunkering ports across the globe. So is there a strategy around bunkering of vessels, given that prices have been up, even though they've softened a bit now? Second is that there have been reports that there are around 40 vessels with India-bound cargo that are currently stuck in the Strait of Hormuz, of which 13, I'm assuming, are Indian-flagged vessels. So just wanted to understand the government's evacuation strategy for these vessels. Where are you prioritizing the exit of India-bound of Indian-flagged vessels first, or is there a cargo by cargo sort of situation? Because we did see in the past that India has also facilitated vessels based on cargo. So these two questions, sir. So the first I will come to LPG production. So right now it is in the range of 45,000-46,000 ton per day. Earlier it was 34,000 ton. If you see in a normal market, around 86-87% of our consumption is actually domestic. And the rest is your commercial, bulk, auto LPG. Regarding the prices, I have tried to explain that कि जो हमारी oil marketing कंपनियां हैं वो बाजार से महंगा कच्चा तेल, गैस और LPG खरीद रही हैं, लेकिन जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो सस्ते दामों पर बेच रही हैं. अब इसका इम्पैक्ट उनके फाइनेंसिस पर होता है.
और इसी इम्पैक्ट को कम करने के लिए भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी भी कम की, और जिसके चलते लगभग 14,000 करोड़ का जो भार है वो पर मंथ हर महीने वो भारत सरकार के ऊपर भी है। इसके अलावा भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अंडर रिकवरी हो रही है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे वो एलपीजी है। और एक बात और जो समझने की है कि जो ये कंपनियां कमाती हैं उसी से वो अपना बिजनेस भी करती हैं और कच्चा तेल खरीदती हैं और फिर उसको साफ कर कर बाज़ार में बेचती हैं, घरेलू बाज़ार में। इसके अलावा अगर आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देखें, चाहे वो अपस्ट्रीम है, मिड स्ट्रीम है या डाउन स्ट्रीम है, हर साल लगभग 1.5 लाख करोड़, 1,30,000 करोड़ से लेकर लगभग 1,50,60,000 करोड़ तक कैपेक्स करती है। तो ये वो पैसा है जिसके द्वारा ये नए प्लांट लगाती हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती हैं। आप जानते हैं हमारे यहाँ राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी 9 मिलियन मेट्रिक टन यानी कि 90 करोड़ टन हर साल कच्चा तेल साफ करने की क्षमता है इस रिफाइनरी के अंदर। इसी तरह हमारे पास एक इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है पानीपत, वो आज की तारीख में 1.5 करोड़ टन पर साल हर साल रिफाइन करती है। उसका एक्सपेंशन हो रहा है लगभग 2.5 करोड़ टन हर साल की क्षमता पर। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखें, नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, वो भी 3 मिलियन मेट्रिक टन से 9 मिलियन मेट्रिक टन एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसी तरह एक बात और कि ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी है, लगभग हम जो है दुनिया के 4थे सबसे बड़े रिफाइनर हैं, इसने भी हमारे बाज़ार को ये जो प्राइस राइज था इससे काफ़ी हद तक बचाने में हमारी हेल्प करी है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं यही कहूँगी कि भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि प्राइस स्टेबल रहे और अभी तक कोई प्राइस इंक्रीज नहीं किया गया है। इसके अलावा एक प्राइस था सीएनजी के ऊपर। सीएनजी एक ऐसा, अगर आप पेट्रोल, डीजल और एलपीजी देखें तो ये एक ऐसा मार्केट है जो कम्प्लीटली डोमिनेटेड है बाय पब्लिक सेक्टर कंपनीज, चाहे हमारा वो IOCL हो, HPCL हो या BPCL हो, ये घरेलू मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा डोमिनेट करते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल गैस में जाएं तो जो CGDs हैं उसमें बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। मुझे नहीं पता वो क्या इशू आपका है, अगर आप हमें वो बताएंगे तो वी विल डेफिनेटली लुक इनटू दैट। और कोई भी अगर माल प्रैक्टिस कहीं पर भी हो रही है तो उसके खिलाफ ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। That is not regulated by us. Thank you. अंडर रिकवरी देखिए, पेट्रोल और डीजल जैसा आप प्राइसिंग जानते हैं, ये डेली प्राइसिंग जैसा है। लेकिन अगर आप तीनों का अंडर रिकवरी पूछें मुझसे, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, तो महीने का लगभग 30,000 करोड़। थैंक यू। Thank you, ma'am. So I'll start from behind, which is a much easier question to answer. So there are 13 Indian flag vessels with one as LPG tanker. There are 5 crude oil tankers. One is a product tanker or a chemical tanker. There are 3 container ships. There are 2 bulk carriers and there is 1 dredger. So that takes it to 13 Indian flag vessels on the west of Strait of Hormuz. Now coming to more strategy. So bunkering cost, you have yourself brought out that it is now coming down. And as you're aware, shipping is a very a diverse kind of operations. It is not a simple hire and providing services. There are time charters, voyage charters, and you're also aware that, you know, cargo prices or the chartering prices have gone up. That is probably because of the bunker prices directly related. To bring down and provide relief to our shipping lines and to our consumers and exporters, the government has set up a mechanism to review it, you know, almost on a daily basis. There are some measures which
we have taken as Ministry of Shipping, which you are aware of, I will like to reiterate. Like transparent pricing advisory was issued to shipping lines, it was ensured. There were certain waivers on ground rent charges, reefer container charges, which was brought in. There was bunker fuel availability in coordination with our PSUs, which has been ensured that at all Indian ports, there has not been a single shortage throughout this crisis. So that is a part of government strategy. And with respect to how many vessels carrying Indian cargo, like I said last time, I will not be able to tell you exact number. The mechanism is the PSU or the company which is hiring the vessel, and it's a commercial detail with him, and based on which it probably the charter or the hire keeps changing. Many people have brought out in this forum that a vessel was earlier showing destination as X and now shifted to Y. So it will not be possible to give you timely update. But yes, please be rest assured, the Ministry of Shipping with Ministry of Petroleum, MEA is closely monitoring the situation, and we are trying to get all our ships out, both our flag as well as our cargo. So I will definitely take a feedback, but I would like to tell you, as we are doing a press conference here, there is a high-level review already happening at the level in the ministry to look at all these issues. So we are cognizant of this issue, and we regularly update both with stakeholders, shipping lines, and the industry. So first, coming to your question regarding the situation in West Asia, yes, we are closely following and monitoring the developments there. We continue to call for de-escalation, dialogue and diplomacy so that there can be an early end to the conflict and there can be a restoration of peace and stability there. Sukal, coming to your question, again, we are following all the developments in West Asia. A few days back, you would have seen when the attack took place on the Fujairah port, our Prime Minister strongly condemned the attack. We said that any attack, and this has been our position right from the very beginning, any attack on civilian infrastructure or on civilians is totally unacceptable for us. And in regard to safe passage of our ships, yes, we are in touch with Iranian authorities. So far, 11 of our ships have come back. Am I right? And the rest 13 of Indian flagged vessels are still there, and they'll be, hopefully, we are in touch with the Iranian authorities, and hopefully we can also have them safely exit Hormuz. Thank you. All right then. Thank you, friends. Thank you, officers. Thank you all. तो अब देख रहे थे सीधा प्रसारण पश्चिम एशिया के जो लगातार बदल रहे घटनाक्रम उस पर और उसका जो असर है दरअसल उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसमें साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से पिछले कुछ दिनों में 70 से 120 डॉलर प्रति बैरल जो है वो क्रूड की कीमतें हो गई हैं। लगभग 40% क्रूड पश्चिम एशिया के इसी संघर्षरत क्षेत्र से आता है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां नुकसान झेल रही हैं, लेकिन कीमतों को स्थिर रखा गया है और भारत सरकार लगातार इसके लिए कोशिश कर रही है। एक्साइज ड्यूटी इसी वजह से घटाई गई है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि चाहे वो पेट्रोल और डीजल की कहीं कोई कमी नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि किसी भी तरह की अभी तक फ़िलहाल चाहे वो फर्टिलाइज़र संयंत्रों की बात करें या फिर 5 किलो के सिलेंडर्स की बात करें, हर जगह पे स्थिति को मेंटेन करने की कोशिश की गई है और सकारात्मक खबरें
हर तरफ से आ रही हैं, तो इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही LPG खरीदें। सभी भारतीय जो सी फेरर्स हैं, नाविक हैं, वो सुरक्षित हैं और भारत सरकार उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ये भारत सरकार की प्राथमिकता में है, ये भी बताया गया। 7 मई को विदेश सचिव विक्रम मिश्री यूएई गए थे। इसके पहले विदेश मंत्री भी अप्रैल में गए थे और उन्होंने साथ ही साथ अजीत डोवाल जी का भी वहाँ पर दौरा हुआ था। तो लगातार जो आउटरीच है इस पूरे रीजन में वो लगातार जारी है, ये भी बताया गया। साथ ही साथ यूएई का जो एयर स्पेस है वो खिला है, फ्लाइट्स की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। तो कुल मिलाकर कहीं भी पैनिक करने की कुल मिलाकर ज़रूरत नहीं है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बताएंगे कि बंगाल की सियासत का असर आखिर किस तरह से उत्तर प्रदेश में है और यूपी के कुछ नेता बीजेपी की जीत पर क्यों बेचैन हैं। दादी, हम सोमनाथ क्यों जा रहे हैं? तुझे सिखाने कि जीवन में लाख चुनौतियाँ आए पर आस्था ना डगमगाए। 1000 सालों में ढेरों आक्रमण हुए सोमनाथ पे, फिर भी हमारी आस्था पे आँच नहीं आई। फिर क्या हुआ दादी? फिर सरदार पटेल आए, दिव्य सोमनाथ मंदिर बनाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आस्था के इस केंद्र को और भव्य बनाया और आज हम सोमनाथ नव निर्माण का 75वां वर्ष मना रहे हैं और धूमधाम से। तो बोलो हर हर महादेव, जय सोमनाथ। विरासत के 75 साल 8 से 11 मई 2026 इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने। उस एक बीमारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल का बिल इतना था कि ना तो घर खर्च के पैसे बचे, ना EMI भरने के। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल के सियासत की और उसके बाद पश्चिम बंगाल के अधिकारी के राज तिलक से यूपी में बेचैनी आखिर क्यों है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत के बाद राज तिलक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी से जीते 207 विधायक आज अपना नेता चुन सकते हैं। इसके साथ ही राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आज शुरू हो रही है। आज कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी सह पर्यवेक्षक के तौर पर उनके साथ मौजूद रहेंगे। विधायक दल के नेता के चुनाव के बाद बीजेपी नेता राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उधर पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों में बड़ी हार मिलने के बावजूद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया था। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद टीएमसी में आत्ममंथन शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट स्थित आवास पर टीएमसी विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें पार्टी के 80 में से 70 विधायक ही पहुंचे और 10 विधायक अनुपस्थित रहे, नदारद रहे। यह इशारा काफी है कि ममता बनर्जी भले ही अपनी मॉरल विक्ट्री की बात कर रही हो, लेकिन नेता जो है वो टीएमसी के बिखराव की गवाही दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा भंग हो गई है, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि दीदी हारी नहीं है, उनकी मॉरल विक्ट्री है। अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए कोलकाता पहुंचे और चुनाव आयोग की साजिशों की वही पुरानी पर्ची उन्होंने फिर दोहराई। आखिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत से उत्तर प्रदेश में बेचैनी क्यों है? क्यों राहुल गांधी और अखिलेश यादव को ममता बनर्जी की करारी शिकस्त में जीत दिख रही है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का यूपी फतवों और वादों से नहीं बल्कि विकास से चलता है। उनका जोर इस बात पर रहा है कि उनकी सरकार ने राज्य की छवि को कानून व्यवस्था में पिछड़े राज्य से बदलकर विकास के मॉडल के तौर पर स्थापित किया है। यहां जाति बांटने की सियासत पीछे छूट गई है। बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव की जोड़ी ने
2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण समाप्त करने का झूठा ढिढोरा पीटकर जनता को गुमराह करने का महापाप किया था। अगर यह दुष्प्रचार नहीं किया गया होता तो उत्तर प्रदेश में दोनों दलों का खाता भी बमुश्किल ही खुल पाता, लेकिन अब दोनों की पोल जरूर खुल गई है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता इन दोनों का असली चेहरा पूरी तरह बेनकाब कर देगी और प्रदेश कांग्रेस सपा मुक्त होगा। ये सारा बयान जो था ये केशव मौर्य का था। देश के राजनीतिक इतिहास में यह पहली बार है जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया हो। आमतौर पर चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और राज्यपाल नई सरकार बनने तक उन्हें कार्यवाहक के रूप में बने रहने को कहते हैं। चुनाव हारने के बाद भी पद पर बने रहने को लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन माना जा रहा है, लेकिन जो लोग संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते थे, वे आज पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं और संवैधानिक मर्यादा की खिल्ली उड़ाते हुए बीजेपी की जीत को बेमानी बता रहे हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष का कहना है कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अपने तेवर दिखा रहे हैं। समय पूरा हो गया ना, उनको समझ नहीं आ रहा है। स्टॉपेज पार हो गया फिर भी सीट नहीं छोड़ रही थी, तो क्या करना, कंडक्टर को हाथ लगाना पड़ेगा। कुछ लोग अपना तेवर दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी उनकी भतीजा लोग उकसा रहे हैं कि इस प्रकार हिंसा हो, लेकिन ये सब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि पहली बार दिखाई दिया कि भाजपा और निर्वाचन आयोग दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये पहली बार दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर के काम कर रहे हो, चाहे एसआईआर किया हो, चाहे एसआईआर के बहाने जो टारगेटेड वोट काटे गए हो, और वो तो आंकड़े आपके पास भी हैं जहां ज्यादा वोट कटा है और बीजेपी ज्यादा जीती है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि तुष्टीकरण और फतवे की राजनीति करने वाले तत्व ही जाति का सहारा लेते हैं। एक साथ विकास की प्रक्रिया के साथ पूरा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। क्या सहारनपुर, क्या बिजनौर, क्या शामली, क्या मुजफ्फरनगर, क्या मेरठ, क्या बुलंदशहर, क्या बागपत, हर ओर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकास की हो रही है और विकास का कोई विकल्प नहीं। विकास में बाधक जो तत्व हैं वे जाति के नाम पर बिखराव लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बंटना नहीं है, विभाजित नहीं होना है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, फतवे की संस्कृति पर विश्वास करने वाले, गुंडों को प्रश्रय देने वाले, बहन और बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का कहना है कि 2027 में समाजवादी पार्टी का सफाया होना तय हो गया है। देखिए क्या कह रहे हैं। 2027 में समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में सफा होना सुनिश्चित हो गया है। कल से वो सदमे में है। मैं उनसे कहूंगा सदमे में मत रहो, सैफ ही जाओ। 27 में जाने की जगह 26 में चले जाओ, अन्यथा 27 में जनता भेज देगी। अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमिलनाडु में भी बनती और केरल में भी बनती, लेकिन इनको फर्जी आरोप लगाना है, फर्जी पीडीए चलाना है, फर्जी तरीके से वादे करने हैं और उसको निभाना नहीं है। और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ थोड़ी देर में बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हैं। विनोद जी स्वागत है आपका। और सौरभ दत्ता रिपोर्टर जो है हमारे, वो कोलकाता से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सौरभ के पास चलेंगे और जानना चाहेंगे क्या है ताज़ा अपडेट, क्योंकि सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि विधायक दल की बैठक कब होगी, क्या होगा और क्या कुछ निकल कर आ रहा है, क्योंकि जब ऐसी बैठकें होती हैं तो उसके पहले जो है सियासी फिजाओं में जो है बहुत सारी बातें तैरती रहती हैं। क्या कुछ जानकारी देंगे आप हमको सौरभ?
निखिल, न्यू टाउन के जिस होटल पर होटल के सामने मैं खड़ा हूँ, वो उसके भीतर अभी जो ऑर्गेनाइजेशनल जो बैठक है वो चल रहा था। कुछ देर पहले यहाँ के भाजपा के जो पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार वो निकल चुके हैं। बाकी जो बैठक अब खत्म होने को आया है, ऐसे खबर मिल रहा है कि भीतर की जो बैठक चल रही थी, जो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग चल रही थी, वो खत्म होने को आ रहा है। और इसी मीटिंग से अब गृह मंत्री अमित शाह और बाकी जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, सुनील बंसल है, यहाँ के राज्य सभापति समीक भट्टाचार्य है, मंगल पांडे है, वो सब यहाँ से बिस्वा कन्वेंशन सेंटर रवाना हो जाएंगे। सुबह से जो चीज़ें देखने को मिली उसमें दो चीज़ों का मेंशन करना पड़ेगा। पहला तो ये कि कोलकाता एयरपोर्ट में जब गृह मंत्री अमित शाह जी का चॉपर जब लैंड किया तो उसके बाद उनको सभी ने स्वागत किया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जब उनके हाथ में गुलदस्ता थमाया तो गुलदस्ता थमाने के बाद शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने करीब खींच लिया, उनके पीठ थपथपाए और उनके साथ ही सिर्फ देखने को मिला कि उन्होंने तस्वीर खींची। फिर देखा गया कि दक्षिणेश्वर अकेले ही गए थे अमित शाह गाड़ी में, लेकिन यहाँ पर जब आए, बैठक जब शुरू के वक्त जब यहाँ पर वो आए, तब देखा गया कि उनके गाड़ी में उनके साथ शुभेंदु अधिकारी बैठे हुए हैं। अमित शाह की गाड़ी के भीतर ही बैठे हुए हैं शुभेंदु अधिकारी। तो कहीं बीजेपी का एक खेमा का कहना है कि ये सारी इंडिकेशंस हैं कि कौन सीएम बनने जा रहे हैं। वहीं दूसरी और बीजेपी के और जो वरिष्ठ नेता हैं उनका कहना है कि ऐसे साइंस से कुछ भी पता करना, कुछ भी बोलना बीजेपी में वाकिफ नहीं है, क्योंकि बीजेपी हमेशा अपना जो पत्ता है वो क्लोज रखता है, वो एन वक्त पर सरप्राइज के साथ उसको खोलता है। तो फिर आज जो 207 लोगों का बैठक होगा, उस बैठक में ही पूरी बातें बताई जाएगी। वहां पर वे विधायक जो है उनकी भी बात सुनी जाएगी, उनका क्या राय है। लेकिन ये बैठक सबसे अहम है। अभी जो ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग है, ये माना जा रहा है कि यहीं से जो कैबिनेट जो है, जो सीएम फेज जो है, वो सब तय होकर फिर वहां पर जाएंगे। 207 जो विधायक वहां पर हैं वहां पर जाएंगे। और इस मीटिंग से और भी पता चल रहा है कि शायद दूसरी राज्य की तरह इस राज्य में भी 2 उप मुख्यमंत्री वाला जो मॉडल है भाजपा का, वो दोहराया जाए। नारी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था इस इलेक्शन में, तो फिर काफी महिला चेहरे हो सकते हैं कैबिनेट में। उनमें से रूपा गांगुली का नाम जिक्र आलोचना में है, अग्निमित्रा पॉल का नाम आलोचना में है, और खुद 2 आंदोलन की बड़ी मूक इस बार चुनाव में खड़ी हुई थी। एक पानीहाटी की रत्ना देवनाथ जो आरजी करके निर्यातिता की मां है, और दूसरी है रेखा पात्र जो संदेश खाली का मुख था और जो अभी हिंगलगंज से लड़ी थी, दोनों ही जीती है। और बाकी बड़े चेहरों में से सपन दासगुप्ता का नाम आ रहा है, क्योंकि सपन दासगुप्ता एलिट बंगाली के रिप्रेजेंटेटिव माने जा रहे हैं। दिलीप घोष का नाम आ रहा है, कैबिनेट में उनको देखा जा रहा है। हेल्थ मिनिस्टर के हिसाब से शारद मुखोपाध्याय आगे है, और अशोक दिंदा स्पोर्ट्स मिनिस्टर के हिसाब से उनका नाम चर्चा में है, क्योंकि वो खुद भारतीय क्रिकेट दल के लिए पर खेल चुके हैं जातीय स्तर में इंडिया के लिए। और सजल घोष ये भी एक बड़ा नाम है, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ये भी एक बड़ा नाम है। तो कुल में, और उत्तर बंगाल के शंकर घोष, तो उत्तर बंगाल दक्षिण बंगाल दोनों की रिप्रेजेंटेशन आदिवासी समुदाय, मथुरा समुदाय, ST कम्युनिटी सबको मिलकर। ठीक सर, अब इसके पहले इस तरह के नाम, वही मैंने कहा कि बहुत सारे नाम जो है वो चलते हैं कि कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये जाहिर तौर पर नज़र आप बनाए रखिए, देखिए कि इस बीजेपी के पिटारे से क्या कुछ निकलता है और क्या कुछ मिलता है। फिलहाल विनोद जी, खबर एक ये भी है कि बंगाल में बीजेपी के राज तिलक से उत्तर प्रदेश की सियासत पे भी बेचैनी देखी जा रही है। और जिस तरह से अखिलेश यादव पहुंचे ममता दीदी के पास और साफ तौर पर राहुल गांधी की तर्ज पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर ममता दीदी हारी नहीं है, ये किसको मैसेज देना चाह रहे थे और क्या मायने इसके समझने चाहिए? पहले तो निखिल मैं बताऊं कि अभी जो सौरभ बता रहे थे, कितनी चालाकी से इन्होंने चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं बताया, लेकिन पूरे कैबिनेट का नाम बता दिया। नहीं, चीफ मिनिस्टर के लिए भी उन्होंने बताया कि शुभेंदु अधिकारी किस मैं वही सुन रहा था रहे जी। तो उसने सौरभ ने चीफ मिनिस्टर के बारे में खुलासा नहीं किया कि शुभेंदु अधिकारी ही बन रहे हैं अल्टीमेटली जी, लेकिन वो पूरी कैबिनेट उनकी बता दी कि ये कैबिनेट के मिनिस्टर हो सकते हैं। एनीवे, ये तो बीजेपी के जीत का जश्न है, ये अभी चलेगा निखिल। तो और ये मैं क्या कहूँ कि इसकी बात समझ सकते हैं कि बीजेपी की ऐतिहासिक जीत है। ठीक है,
देखिए, ऐतिहासिक जीत को हम लोग इस समझ सकते हैं कि अंग बंग के बाद जो आप देखिए इसके बाद कि बंगाल जो था अंग बंग में और कलिंग के बाद, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अपना एक सपना था। और बीजेपी के लिए ये आप सोचिए कि उसके जो संस्थापक पुरुष है, तो उनके एक सपने को जिस दौर में 2026 में आते आते पूरा हुआ है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए तो ये बड़ा जश्न का है। भले ही उसमें उसके जश्न को ये बनाने के लिए कुछ लोग अपना छुरछुरी बम सब छोड़ रहे हैं, वो अलग मसला है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो हार से हाहाकार है, ये कल अखिलेश यादव के कलकत्ता पहुंचने पे दिखा। उधर गवर्नर ने विधानसभा को भंग कर दिया था जी, और ममता बनर्जी पूर्व मुख्यमंत्री बन गई थी जी। लेकिन अखिलेश यादव पहुंचते हैं और ये बात का समर्थन करते हैं ममता बनर्जी के मोरल विक्ट्री का कि ममता जी दीदी हारी नहीं है। तो सवाल ये है कि अखिलेश यादव किस फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। मैं इसलिए फ्रस्ट्रेशन कहता हूं कि आप ये देखिए कि उसी एक दिन पहले टीएमसी के सारे जो जीते हुए विधायक दल हैं, उनकी मीटिंग होती है उसी कालीघाट में जहां अखिलेश जी मिलने गए थे। वहां 10 विधायक, 80 में से 10 विधायक नदारद थे। आज हम देख रहे हैं कि टीएमसी के कम से कम 7 प्रवक्ता जो नेशनल और रीजनल प्रवक्ता हैं, उन्होंने टीएमसी से रिजाइन कर दिया जी। अभिषेक ने जिन लोगों को अपना सबसे खास बनाया था, ये भी आप देख लीजिए इनका, इन लोगों ने रिजाइन कर दिया और कहा कि भैया हमारी तुम्हारी टीएमसी नहीं चाहिए। ये गुंडागर्दी की संस्कृति वाली टीएमसी जो है, वो लोगों को एक उबाव सी हो गई है जी। खुद अखिलेश के जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार, लूट खसोट के कारण ये करारी हार हुई है। नंदा, क्या नाम है उनका जी। और यहां अखिलेश जी जाके ये बात कहते हैं कि ये दीदी की हार नहीं हुई है, इन्हें चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर हराया है। तो जाहिर सी बात है कि वो मैसेज उनका उत्तर प्रदेश के लिए है। ये मैसेज, कम से कम इस संदेश को राहुल गांधी और अखिलेश दीवार पे पढ़ रहे हैं कि आपका ये तुष्टीकरण और आपका ये जाति में बांटने की तमाम साजिशों को बंगाल ने फेल कर दिया है। और ये बंगाल आपको भारत के राष्ट्र के एक चिंतन को जो सामने में लाया है, यही योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि भारत के जो राष्ट्रीय चिंतन है, उसकी स्वीकृति अगर बंगाल से मिली है, तो यही स्वीकृति आपको उत्तर प्रदेश में दिखेगी। ये घबराहट कम से कम अखिलेश को बंगाल से क्या, कलकत्ता और दीदी के घर तक ले गया। ठीक है डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी, क्या इस जिस तरह से विनोद जी ने कहा कि ये घबराहट है दरअसल, और ये जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, उनको लगता है कि पश्चिम बंगाल का जो मॉडल है कहीं वो उत्तर प्रदेश में रिपीट ना किया जाए, इसलिए भी कुछ मैसेज देना चाह रहे थे अपने वोटर्स को भी कि हम खड़े हैं ममता दीदी के साथ में। क्या कैसे देखेंगे इसको, कैसे डिफेंड करेंगे इस बात को? आप एक बार अपना इंस्ट्रूमेंट चेक कर लीजिए भुवन भास्कर जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है जी। जी जी। जी जी, आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। ये जो हमारे पैनलिस्ट हैं, अभी साथी वो बता रहे थे कि माननीय अखिलेश यादव जी ने वहां जाकर कहा कि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। अब ये बहुत सारी चीजों को भूल गए हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, ये दोनों के अलावा ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स भी भेजी गई ताकि तृणमूल कांग्रेस को, और जो नारी वंदन की बात कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, एक नारी को हराने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी के एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्री सब आए, तब जाके आदरणीय ममता जी को इस स्कोर पे आना पड़ा। और मैं कहना चाहता हूं, ये हार के बाद जो 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स भेजी गई थी, उसके बाद जो तोड़फोड़ हुई, उसके परिदृश्य भी देखे गए। किस प्रकार तृणमूल कांग्रेस के कार्यालयों को तोड़ा गया, किस प्रकार तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई, वो भी सोशल मीडिया पे। और आदरणीय ममता जी, जो कि उस समय तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कहा कि मुझे भी पीटा गया। ये इस भारतीय जनता पार्टी का नारी वंदन पूरा देश देख पा रहा है।
और मैं इसको न केवल हमारा नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा है कि किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है इस देश में। ये भी अब जब इतिहास बन गया है तो ये अगर फोर्सेस लगाई गई हैं इलेक्शन को ठीक से फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल तो इसलिए बदनाम ही था कि वहां पर हिंसा होती है, चुनाव में, चुनाव पूर्व हिंसा होती है, चुनाव के दौरान हिंसा होती है, तो अगर फोर्सेस लगाई गई तो उसमें दिक्कत क्या है? तो जो आपने कहा जो पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है 2.5 लाख जो आई है, उनका कार्यकाल अभी बंगाल में चल रहा है। हाँ, वो पोस्ट पोल वायलेंस रोकने के लिए। जी हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूं, तो क्या वो मूक दर्शक बने हुए थे? उसके बाद ये हिंसा जो हो रही है वो किसके इशारे पर हो रही है, ये भी देश और प्रदेश देख पा रहा, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स का काम खत्म नहीं हुआ था, चुनाव कराना नहीं था, चुनाव के बाद हिंसा ना हो ये भी उनकी जिम्मेदारी बनती थी, वो जिम्मेदारी निर्वहन नहीं हो पाई। वो क्यों? वो किसके अंतर्गत आते हैं? क्या वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो प्रदेश ने ये भी देखा है कि कार्यालय को किस प्रकार तोड़ा जाएगा, कार्यकर्ताओं की हत्या होगी, देश और प्रदेश इस बात को देख पा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की रक्त रंजित राजनीति पश्चिम बंगाल देख पा रहा है, और ये भी देख पा रहा है कि किस प्रकार एक नारी को हराने के लिए सारे अस्त्र शस्त्र। नारी अगर आपकी प्रतिस्पर्धा में है तो उसके खिलाफ चुनाव ना लड़ा जाए, नारी वंदन आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं? मतलब ये बड़ा हास्यास्पद तर्क है सर, ये बड़ा हास्यास्पद तर्क है कि अगर आपके क्या दिल्ली में अगर रेखा शर्मा मुख्यमंत्री हैं तो उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी या फॉर दैट मैटर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे? या कोई आप ही के पास या बीजेपी के कोई अगर महिला प्रत्याशी होगी किसी भी सीट से उत्तर प्रदेश में तो क्या सपा नहीं उतारेगी उसके खिलाफ? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने करा, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मेरा मतलब ये था कि नारी को हटाने के लिए ये सारे अनैतिक कार्य बंगाल की धरती पे हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती पे हुए, सुभाष चंद्र बोस की धरती पे हुए, ये देश पे हमारा स्वामी विवेकानंद की धरती है जो पूरे जीरो का ज्ञान जिन्होंने पूरे विश्व को दिया। ये ऐसी धरती को कलंकित करने का साहस अगर किसी ने करा है तो भारतीय ये तो खैर मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये हमारे साथ में डॉक्टर निखिल प्रसून बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, स्वागत भी है आपका। और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी को रिस्पॉन्ड करें आप। वो ये कह रहे हैं कि एक महिला को हराने के लिए आप सब लोग वहां पहुंच गए, 2.5 लाख फोर्सेज आखिर क्यों गई? और ये चुनाव दरअसल वही अखिलेश यादव ने जो कहा है कि राहुल गांधी की तर्ज पे कि ये चुनाव चोरी हो गया है, दीदी हारी नहीं हराया गया है। देखिए, आज सनातन के गौरव की पुनर्स्थापना का महापर्व है कल, जब हमारा शपथ ग्रहण होगा। सनातन का जो एक तरह से अधिष्ठान है और उनके ध्वजवाहकों की कतार अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है, लेकिन पिछले 50-70 वर्षों में एक सनातन का जो एक तरह से उसे नीचा करने का प्रयास चला, पहले कम्युनिस्टों द्वारा, बाद में कांग्रेसियों द्वारा, उसके खिलाफ जनता ने अपने अभिमत का प्रयोग किया है। और इस तत्वावधान में जन कल्याण को अपने ध्येय के रूप में आत्मसात करते हुए जो जनता ने आशीर्वाद दिया है उसे हम लोग शिरोधार्य करते हैं और कल शपथ लेने जा रही है हमारी सरकार। इस पृष्ठभूमि में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बड़ा ही हास्यास्पद तर्क है। जिस मुख्यमंत्री के शासनकाल में हिंसा का जो तंत्र है वो यहाँ के समाज में विश्वमन कर गया, यहाँ समाज में हिंसा एक तरह से मेन स्ट्रीम के रूप में स्थापित हो गया, जिसमें आरजी कर जैसी घटना हुई एक महिला के डॉक्टर के खिलाफ, जिसकी अणुगुंज समूचे विश्व में सुनाई दी। कस्बा लॉ कॉलेज की बात हो, दुर्गापुर की बात हो, एक वयोवृद्ध नर्स के साथ जो कुचक्र हुआ, पार्क स्ट्रीट हो, ऐसे कई घटनाएं जिसमें महिलाओं के खिलाफ बड़ा ही दुराचार हुआ। और कई मामलों में, हांस खली का मामला है, हर मामले में कहा गया कि यह कुचक्र की तरह यह षड्यंत्र है। और इसके अलावा यहाँ देखिए कि 40 लाख लोगों का पलायन हुआ, 30 लाख नौकरियां गई। और इसके अलावा यहाँ जो पहले जो बंस स्टैंडर्ड हो या डनलप हो, बहुत सारी ऐसे उद्योग थे। और इसका जो भारतीय जो हमारा जो पश्चिम बंगाल है उसका जीडीपी में जो अनुपात था 10.5% था 1960-61 तक, घट के 5% हो गया। और प्रति व्यक्ति आय जो 100 के बदले 127 रुपए थी, घट के 83 रुपए हो गई। इसके अलावा जिस तरह से बांग्लादेश से घुसपैठियों को प्रश्रय देते हुए 10 जो जिले हैं उनकी जनसांख्यिकी में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, जिससे कि सामाजिक जीवन छिन्न भिन्न हो गया।
यहाँ जो है तो 26,000 नौकरियां चली गई। यहाँ 20 से 25 लाख लोग जो कि सरकारी या तो नौकरी में थे या उनके आश्रितों को 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला, डीए का लाभ नहीं मिला। इससे क्या हुआ, और बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको कोई काम नहीं, तो सिंडिकेट के साथ जुड़ गए और इसके बाद केवल वो लोग सत्ता तंत्र के साथ उसके द्वारा पोषित होते हुए अपराध में संलिप्त होते चले गए। जो तृणमूल शासन का जो जितनी योजनाएं थी वो सब सिंडिकेट के माध्यम से, लोकल पाड़ा के गुंडे के माध्यम से, या जो काउंसिलर है उसके द्वारा जो पोषित गुंडा था तो उसके माध्यम से उनको लाभ मिलता था। जो बीजेपी करते तो उनका लाभ नहीं मिलता था, उन्हें उसका लाभ नहीं मिलता था। इस तरह से यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, अर्थनैतिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई और जनता ने एक तरह से ऐसी कुव्यवस्था के खिलाफ एक तरह से विद्रोह का लोकतांत्रिक तरीके से एक तरह से एक ऐलान किया, जो कि मतपत्र जो कि इस ईवीएम के माध्यम से प्रकट हुआ। डॉक्टर निखिल, दरअसल हम लोग डॉक्टर निखिल, जनता का अपमान है। डॉक्टर निखिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, दरअसल हम लोग चर्चा कर रहे थे अखिलेश यादव के इस स्टेटमेंट पे जो कल ममता बनर्जी से मिले थे और उन्होंने कहा कि यहाँ भी ये ममता जी की मॉरल विक्ट्री है, वो हारी नहीं, उनको हराया गया। देखिए, ये तो ऐसा है कि ये बड़ा ही हास्यास्पद तर्क है। साथ में चुनाव हुए, उसमें केरल में यूडीएफ की सरकार का गठन हुआ, तमिलनाडु में भी हम ऐसा नहीं कि सबसे बड़ी पार्टी बने, हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन विजय की पार्टी ने एक तरह से वहां पर अधिक सीटें हासिल की। और पश्चिम बंगाल में आप देखिए कि इसी ईवीएम के माध्यम से पिछले 3-4 चुनाव में ममता बनर्जी ने हमें पराजित भी किया और लोकसभा में भी उनकी सीटें हमसे बढ़ी। तो जब ईवीएम आपके लिए कारगर हो तो ईवीएम अच्छा है। इस तरह से जो इनके विरोध का आधार है, इसकी आलोचना पूरे 5-7 साल से चल रही है। ईवीएम में 41 PIL हुए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं निकला। जब आप हार जाते हैं तो जिस तरह एक नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है कहता है कि प्रश्न पत्र कठिन था या आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक, ये वही बात है। और ये लोकतांत्रिक परिपाटी के खिलाफ है। किस तरह से, दरअसल मैं ये समझ जाता हूं, मैं विनोद मिश्रा जी के पास आऊंगा। जी निखिल जी, आपने अपनी बात कही है। विनोद मिश्रा जी, क्या ये आगे की तैयारी के लिए भी इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं? क्या इसको ऐसे भी देख सकते हैं क्या कि आगे अगर उत्तर प्रदेश में स्थिति खराब होगी तो ये कह दिया जाएगा भाई हम तो पहले ही कह रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हैं, ये जो प्रश्न पत्र है ये ठीक नहीं है, जो परीक्षक है उसमें कमियां हैं, क्योंकि तैयारी हमने नहीं की, हम नहीं बताएंगे। और अगर स्थिति ठीक, जीत जाएंगे तो वाह वाह। निखिल, मैं इसलिए आपने जो बात कही है बिल्कुल परफेक्ट वही है। बंगाल का यह चुनाव और बीजेपी की ये बम्पर जीत अखिलेश यादव जी के लिए ये आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ, आता हूँ प्रसून जी, आउट ऑफ सिलेबस ये है। मैं प्रसून जी की बात कह रहा था। जोशी जी, भुवन भास्कर जोशी जी जो बता रहे थे नारी वंदन की, नारी वंदन क्या होता है जोशी जी? इससे पहले अखिलेश यादव से जाने से पहले भी आप कभी बंगाल देखे थे या पढ़े थे? ये आरजी कार मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के जिस डॉक्टर की रेप हुई थी और उसके बाद उसकी हत्या हुई थी, क्या अखिलेश यादव के कभी उसके लिए एक ट्वीट भी है? संदेश खाली में जो एक गरीब महिला जो जीत के आई है, उसके जैसे कम से कम वहां दर्जनों महिलाओं के साथ में महीनों तक रेप होते रहे। क्या इस संदेश खाली के लिए कभी आपकी पार्टी की तरफ से, कोई पीडीए की तरफ से कोई संदेश गया था? गया था उन महिलाओं के लिए जिनके जो शोषण का आक्रोश है वो बंगाल में बीजेपी के इतनी बड़ी जीत का सबसे बड़ा कारण बना है। कभी गए थे? अभी हमारे ग्राफिक्स को देखिए, 70-80% एससी के सीट बीजेपी ने जीती है। एसटी की सीटें देखिए हमारे ग्राफिक्स में, बीजेपी की सीट। आप सीधे आप लोग देखना नहीं चाहते हैं चीजों को। वो सीटें 100% एसटी की सीटें बीजेपी ने जीती है। सीटें बीजेपी जीत रही है, पीडीए लेके आप घूम रहे हैं। ये आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस है। इस चीज को मानिए इस बात को कि जो हताशा में आप लोग इस बात को इलेक्शन कमीशन और भारत के जो संवैधानिक संस्था है उसको अपमानित किए जा रहे हैं, तो जनता इस बात को जानती है कि लाल किताब पॉकेट में रख के संविधान की बात करेंगे और ममता बनर्जी के रिजर्वेशन पे आप न देने पे आप चुप रहेंगे, तो ये सब कुछ जनता जानती है। सिर्फ पीडीए और संविधान दिखाने से काम नहीं चलता। ठीक विनोद जी। डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं जी। भारतीय जनता और जो राजनीतिक विश्लेषक है, मैं उनकी बात को सुन पा रहा था आपके चैनल के माध्यम से। इनको याद होना चाहिए कि 400 पार की करने वाले का हस्र क्या करा था इस पीडीए के विजन ने। याद है आपको उत्तर प्रदेश है, मैं याद दिला दूं,
80 के 80 की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी और विश्लेषक जिस माइंड सेट के व्यक्ति है, मैं इनको बताना चाहता हूँ, हवा निकाल दी थी पीडीए ने आपकी भारतीय जनता पार्टी की। कितने पे रह गए? बड़ी बड़ी बात सुनिए, लिसन टू मी, हंस लीजिए बाद में। मैंने आपको बड़े धैर्य से सुना है। 80 की बात करी थी और आपकी हैसियत ये पीडीए ने और सामाजिक न्याय ने और जाति जनगणना ने वहां पर 33 पर कर दी थी। आगे के लायक आपको नहीं। अरे आपके सामने में ग्राफिक्स है भाई, मैं आपको ग्राफिक्स दिखने के लिए बोल रहा हूँ। आप मुझे पीडीए पे ज्ञान दिया जा रहा है, मैं आपको ग्राफिक्स दिखा रहा हूँ। तो सुन तो लीजिए उनको, ठीक है। भुवन भास्कर जोशी, मुझे उनकी बात अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, मैंने ध्यान से सुना। सुनने की हिम्मत रखिए विपक्ष को। आप हमें सदन में नहीं बोलने देंगे, सड़क में नहीं बोलने देंगे। नहीं बोलिए सर, बोलिए। यही लोकतंत्र की हत्या जिसे माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, और यही आप करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आप लोग बात बता रहे थे अभी वहां पर उत्तर प्रदेश, वहां पर ममता जी के शासन की, आप भूल गए। आप ही के राजनीतिक दल के जो गृह राज्य मंत्री था, उसी का बेटा किसानों पर छाप चला रहा था। ये सत्ता का अहंकार हमने देखा। और बेटियों की बात आप किस मुंह से कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी के घर के पास क्या देखा था हमने? पहलवान बेटियों को रगड़ा गया। क्या देखा हमने? विनोद इनका जो सर, हम लोग, मुझे लग रहा है कि हम लोग चर्चा से भटक रहे हैं। डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी, मैं ये कह रहा हूं, आपने इसको बताया कि ये दरअसल ये इस तरह की बातें करेंगे तो मतलब सभी लोग, मुझे लगता है 20-20 मिनट बोलेंगे फिर भी ये पूरी नहीं होगी। मैं ये कह रहा था कि ये जो जनादेश की बात आई है, क्यों सम्मान नहीं करेंगे इसका? ये किस आधार पर आप कह रहे हैं कि ये लूट लिया गया? अगर अभी मैंने देखा जो बाइट दी है अखिलेश यादव ने, उन्होंने कहा ये पहली बार है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी साथ मिलकर लड़े हैं। जी, ये उनको याद नहीं होगा कि वो आरोप लगाकर भूल जाते हैं। ये पहली बार नहीं है। ईवीएम, इस बार तो एसआईआर की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं ईवीएम को लेकर न जाने कितनी बार कहते रहे हैं। तो ये नए, आप वो जो जिसको कहते हैं नई बोतल में पुरानी शराब, और नए आरोप को दूसरे तरह से कहिए, पुराने आरोप को नए ढंग से लगाइए। जवाब ले लीजिए जी। माननीय अखिलेश यादव जी को पूरे देश ने सुना था सदन में क्या कहा था। ये हिम्मत केवल अखिलेश यादव में। उन्होंने कहा था मैं 37 सीट के आया हूँ, जीत के आया हूँ, अगर मैं 80 के 80 भी जीत जाऊं तो मैं कहूंगा ईवीएम की प्रणाली ठीक नहीं है। ये कहने का साहस किसी ने करा था? माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था। और देश के सबसे बड़े मंदिर लोकतंत्र में कहने का काम करा था संसद में। आपने अगर उनकी बात को सुना होगा, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने कोई साधारण जगह नहीं कहा था। और 37 सीट जीतने के बाद कहा था कि ईवीएम पर हमारा विश्वास नहीं है। ये वो जीतने के बाद कहा था, हारने के बाद नहीं कहा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब हार के आए थे वहां पर 80 की 80 बात करके, ये साहस अखिलेश यादव जी का। तो अच्छा, ईवीएम पर विश्वास नहीं था सर, फिर ये कैसे जीत गए 33 सीटें? मैं आपको उसी को, उन्होंने क्या मंत्र दिया? उन्होंने कहा ईवीएम से जीत के ही हम ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। ये संदेश माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। ठीक है सर, चलिए इस चर्चा को यही विराम देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस तरह तो हम लोग शायद किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ठीक है, ये बात शायद अगर बीजेपी की तरफ से या किसी और की तरफ से आए तो ठीक है, लेकिन समय बहुत कम है। लेकिन जो आपने नारी वंदन की बात की, मुझे बस इतना ही याद आता, और मैं इसी के साथ खत्म करूंगा कि गेस्ट हाउस कांड को अंजाम देने वाले लोग अगर नारी वंदन की बात करें तो सर बहुत कई बार सूट नहीं करता। लेकिन चलिए, बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर निखिल प्रसून, आपका भी धन्यवाद। विनोद मिश्रा जी, आपका भी धन्यवाद। सौरभ, आपका भी थैंक यू। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे तमिलनाडु की सियासत की। दादी, हम सोमनाथ क्यों जा रहे हैं? तुझे सिखाने कि जीवन में लाख चुनौतियाँ आए पर आस्था ना डगमगाए। 1000 सालों में ढेरों आक्रमण हुए सोमनाथ पे, फिर भी हमारी आस्था पे आंच नहीं आई। फिर क्या हुआ दादी? फिर सरदार पटेल आए, दिव्य सोमनाथ मंदिर बनाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आस्था के इस केंद्र को और भव्य बनाया, और आज हम सोमनाथ नव निर्माण का 75वां वर्ष मना रहे हैं, और धूमधाम से। तो बोलो हर हर महादेव, जय सोमनाथ। विरासत के 75 साल 8 से 11 मई 2026 इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने। बीमारी उम्र देखकर नहीं आती, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अरे यार, EMI, किराया, दवाई कैसे मैनेज करूं?
एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। क्या? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, फिर उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन तेरा। इतना इजी? हाँ। अरे काहे का इजी, ये मनी म्यूल है, इलीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से। ये अपराध है। अपराध? जेल के बर्तन धोने पड़ जाएंगे। ना भाई ना, जेल नहीं जाना है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और तमिलनाडु की सियासत की बात करेंगे, जहां सत्ता को लेकर सस्पेंस बरकरार है। तमिलनाडु में किसकी होगी सरकार, किसका होगा राज तिलक, यहां सत्ता का सस्पेंस किस तरह से आगे इसका सस्पेंस खुलेगा, ये कोई नहीं जानता। जादुई आंकड़े से दूर रहे टीवी के नेता विजय को 6 और विधायकों का समर्थन जुटाना मुश्किल हो रहा है। इसी बीच एआईएडीएमके महासचिव पलानीस्वामी के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। पलानीस्वामी ने संबोधन के दौरान आत्मविश्वास के साथ कहा कि अच्छी खबर आने वाली है। उन्होंने विधायकों को भरोसा दिलाया कि अगली सरकार एआईएडीएमके की ही होगी। खबर है कि वे जल्द ही लोक भवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। मतदाताओं ने डीएमके को और एआईएडीएमके को नकार दिया और टीवीके को सत्ता के करीब पहुंचाया है, लेकिन दोनों द्रविड़ पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाने की हलचल तेज कर दी है। डीएमके ने कहा कि हमारा प्राथमिक लक्ष्य एक और चुनाव को टालना और एक स्थिर सरकार का गठन करना है। डीएमके ने निर्णय लेने के लिए एमके स्टालिन को अधिकृत किया है। साथ ही डीएमके विधायकों को चेन्नई में ही रहने के लिए कहा गया है। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी टीवीके 108 सीटें हासिल करने के बावजूद बहुमत के जादुई आंकड़े से 10 कदम दूर रह गई थी। विजय के लिए जीत के साथ बहुमत जुटाना अब सरकार के बनाने के लिए अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने विजय की पार्टी को सरकार बनाने के लिए अब तक आमंत्रण नहीं दिया है। उन्हें सहयोगी दलों के समर्थन की पुष्टि करने के लिए कहा गया है। लोक भवन विजय के पास जादुई आंकड़े को सुनिश्चित करना चाहता है। टीवी के प्रमुख विजय ने राज्यपाल से मुलाकात जरूर की है, लेकिन वे उन्हें बहुमत के आंकड़ों को लेकर संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथन अर्लेकर ने टीवी के प्रमुख विजय को गुरुवार को समझाया कि उनकी पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए आवश्यक समर्थन नहीं है। हालांकि राज्यपाल ने किसी भी गठबंधन को अब तक सरकार गठन के लिए आमंत्रित भी नहीं किया है। उधर कांग्रेस को सत्ता में भागीदारी के लिए यह सुनहरा मौका लग रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। खबर है कि कांग्रेस ने समर्थन में सत्ता में हिस्सेदारी की शर्त रखी है, लेकिन डीएमके ने बाकायदा प्रस्ताव पास करके कांग्रेस की इस पहल की निंदा की है, उस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। तो इसके साथ ही साथ खबर यह भी है कि लोकसभा में भी और संसद में भी डीएमके ने अपनी जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो अलग करने के लिए एक एप्लीकेशन दिया है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव में टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं और डीएमके ने 59 सीटों पर जीत दर्ज की है। एआईएडीएमके को 47 और पीएमके को 4 सीटें मिली है। साथ ही आईयूएमएल, भाकपा, माकपा और वीसीके को 2-2 सीटें मिली हैं। वहीं भाजपा, डीएमडीके और एएमएम को 1-1 सीट मिली है। स्थिति ऐसी है कि सिर्फ 6 विधायकों के समर्थन न मिलने के कारण जनता ने जिस विजय को जीत दिलाई वे पुराने नेताओं की महत्वाकांक्षा में फंस गए हैं। तो एआईएडीएमके नेता एम थेम्बीदुरई ने उम्मीद जताई है कि उनके नेता की वापसी होगी। Now so many discussions are going on. That is, I cannot say anything now. Everything will due course of time. We hope that good things will happen. My party, my leader will come back. और बीजेपी नेता नारायण तिरुपति का कहना है कि टीवी के नेता विजय के पास 5 विधायक कम हैं, उनको ये संख्या जुटाने की कोशिश करनी चाहिए। Mr. Vijay has got no magic number with him. So he has given that he has got the support of 113 MLAs. And what is he going to do with the minimum 5? That is the big question. So the governor made it very clear that you don't have the majority as of now. So Mr. Vijay should try to get that support. I don't think there will be any confusion on this front. वहीं डीएमके नेता कनिमोई का कहना है कि हमें आत्ममंथन करना चाहिए। Yeah, it is a
It raises a lot of questions, and we have to look for answers and introspect. तो इंट्रोस्पेक्शन की बात कही है कनिमोई ने। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत राय चेन्नई से जुड़े हुए हैं और हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा हमारे साथ वो भी जुड़े हुए हैं। निशांत, आपके पास आएंगे। किस तरह से ये AIADMK और DMK का ये जो सरकार बनाने की बात कह रही है, ये कहाँ तक परवान चढ़ता हुआ आपको दिख रहा है? क्या कुछ जानकारी देंगे? देखिए निखिल, मैं आपको अभी की अपडेट दे देना चाहता हूं। टीवी के लीडर हैं कामराज, उन्होंने बयान दिया है कि CPI, CPIM और VCK ने विजय को समर्थन दे दिया है। विजय ने जो जादुई आंकड़ा 118 का है वो छू लिया है और जिसको लेकर विजय ठीक 4:30 बजे तमिलनाडु के गवर्नर से मिलने जा रहे हैं। कांग्रेस के पहले से ही 5 विधायकों का समर्थन है जो 112 नंबर बीजेपी विजय के पास थे, क्योंकि विजय 2 सीटों पे लड़े थे तो 107 हुए थे, 108 जीते थे। 107 से लेकर 118 का सफर जो है विजय लगभग तय कर चुके हैं, जैसा कि उनकी पार्टी दावा कर रही है। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक पत्र भी सामने आया है। तो ऐसे उम्मीद जताई जा रही है जो तमिलनाडु में सरकार बनाने का जो समीकरण चल रहे थे, अब वो सारे समीकरण के इतर विजय तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए सबसे आगे निकल आए हैं। और 4:30 बजे जब वो राज्यपाल से मिलेंगे, जब वो विधायकों का समर्थन पत्र सौंपेंगे, तब इस पे पूरी तरीके से पुष्टि लग जाएगी। जी, निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर आपने दी है कि CPIM, CPI और VCK ने समर्थन दिया है। 4:30 बजे विजय राज्यपाल से मिलेंगे। विनोद जी, किस तरह से देखते हैं? अब बहुत तेजी से घटनाक्रम करवट लिया है तमिलनाडु में। निखिल, आप जो देख रहे हैं इस चीज़ों को, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि DMK और ये DMK ने दोनों सरकार बनाने की पहल में अगुवाई करने का जो दावा किया है, वो ये भूल जाती है कि तमिलनाडु की जनता ने उन्हें हराया है जी। और हराने के बाद भी अगर विजय के इस जीत को, अगर उस जीत को वो हार में बदलना चाहते हैं तो शायद वहाँ की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। ये अलग बात है कि TVK का पर्सनली अपना विजय का और उदयनिधि स्टालिन का अपना एक व्यक्तिगत उसकी दुश्मनी है सिनेमा इंडस्ट्री को लेके। और ये बात DMK के लोग जानते हैं कि अगर विजय स्थापित हो गया तमिलनाडु की राजनीति में तो वो दूसरा MGR होंगे और दूसरा MGR बनाने का तो कम से कम रिस्क DMK तो नहीं ले सकता है, क्योंकि जब तक MGR जिंदा रहे DMK कभी भी करुणानिधि सत्ता में नहीं लौटे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों DMK को लगता है कि TVK को एक मजबूत और स्थिर सरकार देने पे सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो वो सीधे सीधे DMK को है। AIADMK तो बिल्कुल वो झाल बजा रही है कि इस मौके पे हम भी अपनी सियासत कर रहे हैं, लेकिन रिस्क ये है कि DMK को सबसे बड़ा रिस्क है। और निशांत जैसा कह रहा था, उम्मीद है कि शाम तक आते आते बीजेपी ने भी इस बात का कह दिया है कि सरकार बनाने में किसी को कोई जल्दीबाजी नहीं करिए, जनता का फैसला और जनादेश को स्वीकार करनी चाहिए। जी बिल्कुल। और निशांत, अब आपके पास थोड़ा काम बढ़ गया है, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स हम DD न्यूज पर लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया निशांत आपका और विनोद जी आपका। और अब बात करेंगे पंजाब के सियासत की, जहां एक बार फिर से भ्रष्टाचार की बू सामने आ रही है। पंजाब में नोटों की बारिश से उठा है सियासी बवंडर। जी, पंजाब की राजनीति में एक बार फिर नोटों की खनक ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मोहाली के खरड़ स्थित वेस्टर्न टावर्स की 9वीं मंजिल से जब ED के रेड के दौरान नोटों से भरे बैग नीचे फेंके गए और हवा में 500 रुपए के नोट उड़ते दिखे, सुबह सैर करने वाले निकले लोगों ने जमीन पर बिखरे 500 रुपए के नोट देखे, मानो किसी फिल्म का दृश्य वास्तविकता में बदल गया हो। ईडी ने मौके से लगभग 21 से 25 लाख रुपए नकद बरामद किए, जबकि एक अन्य बैग लेकर कथित तौर पर एक ड्राइवर फरार हो गया। यह दृश्य केवल एक छापेमारी की नहीं, बल्कि पंजाब की राजनीति में भ्रष्टाचार के बोलबाले पर उठते गंभीर सवालों की तस्वीर बन गया। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार की उड़ती हुई परतें बता रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही है। यह कार्रवाई कथित भूमि घोटाले, हवाला नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में की गई, जिसमें कई बिल्डर और रियल एस्टेट कंपनियां जांच के घेरे में हैं। जांच के केंद्र में नितिन गोहिल का नाम सामने आया है, जिसे सत्ता के गलियारों से जुड़ा और मुख्यमंत्री कार्यालय के करीबी लोगों से संबंध रखने वाला बताया गया है। उसे सीधे तौर पर सीएम के ओएसडी का करीबी बताया जा रहा है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि पंजाब में दलाली और हवाला का समानांतर सिस्टम चल रहा है, जिसमें सत्ता से जुड़े लोग बिल्डरों से साठगांठ कर रहे हैं। अकाली दल और बीजेपी नेताओं ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान के दफ्तर पर सवाल उठाते हुए
कहा कि नोटों की यह बारिश भ्रष्टाचार की असली तस्वीर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पलटवार करते हुए कहा कि यह पुराना मामला है और उनकी सरकार का किसी अधिकारी से इसको लेकर कोई संबंध नहीं है। लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाया कि अगर सरकार का कोई संबंध नहीं है तो सत्ता के करीबी लोगों के ठिकानों पर ही लगातार इस मामले को लेकर छापे क्यों पड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो कभी खुद को ईमानदार राजनीति का प्रतीक बताती थी, अब लगातार भ्रष्टाचार, हवाला और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से घिरती दिखाई दे रही है। दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी नेताओं और उनके करीबी लोगों पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई ने पार्टी की छवि पर गहरे सवाल खड़े किए हैं। इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है और अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर की जानकारी मांगी है। संदीप पाठक का कहना है कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट से एफआईआर की जानकारी मिली, लेकिन अब तक ना तो कॉपी दी गई और ना ही आधिकारिक सूचना। इससे सियासी विवाद और तेज हो गया है। उधर ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद विपक्ष ये कह रहा है कि पंजाब में राजनीतिक बदले और एजेंसियों के इस्तेमाल की लड़ाई अब अदालतों तक पहुंच गई है। पंजाब की राजनीति इस वक्त आरोप प्रत्यारोप, ईडी रेड, हवाला, हाईकोर्ट और नोटों की उड़ती गड्डियों के बीच खड़ी हुई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नोट किसके थे, बल्कि सवाल यह भी है कि क्या ईमानदार राजनीति का दावा अब पंजाब की सियासत में सबसे बड़ा राजनीतिक व्यंग बनता जा रहा है। यह सवाल पूछा जा रहा है। और पंजाब के सीएम भगवंत मान का कहना है कि ईडी की कोई भी रेड हुई जो उससे हमारा संबंध नहीं है। कोई जी साडे नाल कोई किसी दा संबंध नहीं, कोई ईडी दी रेड दा साडे नाल कोई संबंध नहीं। कोई किसी दी कोई पुरानी कंपनी दे सिलसिले च कोई आए हुए ने वो जिथे मर्जी चेक कर सकते हैं। और बीजेपी नेता तरुण चुग का कहना है कि यह आम आदमी पार्टी की सरकार की जमीनी लूट का खुला सबूत है। ईडी ने अपने आधिकारिक बयान में सीधे पंजाब के आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का नाम लिया। जमीन के फर्जी दस्तावेज, संदिग्ध सीएलयू, परियोजनाओं का उन्मूलन और राजनीतिक संरक्षण, ये केवल एक बिल्डर का मामला नहीं, आप सरकार की जमीन लूट का पर्दाफाश है। और बीजेपी नेता प्रताप बाजपा का कहना है कि आप सरकार कट्टर बेईमान सरकार है। ये जो बड़े पैमाने पर पंजाब की लूट हो रही है, इस लूट को रोकना जरूरी था और इनका पर्दाफाश करना जरूरी था। ये जो कट्टर ईमानदार कहते हैं, मैं पहले दिन से कहता रहा, ये कट्टर बेईमान लोग हैं। पंजाब के लोगों को बड़े पैमाने पर धोखा दिया। सेंट्रल एजेंसीज इसकी तहकीकात सही ढंग से करें और बहुत सारा पैसा फॉरेन कंट्रीज में, इसका ज्यादा पैसा आज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा और जो यूरोपियन यूनियन है वो दुबई में लगा हुआ है। तो प्रताप बाजपा को आपने सुना, ये कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी खुला आरोप लगाया कि ये कट्टर बेईमान है आम आदमी पार्टी के लिए। गुरमीत सिंह हमारे संवाददाता जालंधर से इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। गुरमीत, किस तरह से तेजी से जो घटनाक्रम है वो बदला है और खासतौर पर एक बार फिर कटघरे में खड़ी हुई है आम आदमी पार्टी। सिर्फ ये जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, दिल्ली में सत्ता चली गई और पंजाब में ये आरोप एक बार और गहरा गया है। कैसे आम आदमी पार्टी अपने आप को अलग कर रही है इससे, जबकि जो ऑन द फेस रिकॉर्ड्स जिसको कहना चाहिए, वो एक बार फिर से उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। निखिल, इस बार कटघरे में कोई सियासी पार्टी नहीं खड़ा कर रही है। इस बार असल में ऐसा हुआ है, जैसे आप पहले बता चुके हैं कि ईडी की रेड पड़ती है कल सुबह तकरीबन 7 बजे मोहाली, खरड़ और तकरीबन 12 लोकेशंस के ऊपर, और उस में ये तस्वीरें सामने आती है कि नोटों की गड्डियां जो है सीधे तौर पर 2 बैग जो है एक फ्लैट से नीचे फेंक दिए गए। और ये फ्लैट वेस्टर्न टावर सोसाइटी के अंदर फ्लैट नंबर 906 जो कि 9वीं मंजिल पर था। जब ईडी की टीम वहां पर पहुंची, अंदर पहुंचने से पहले ही अंदर मौजूद लोगों ने 2 बैग नीचे फेंके, जिसमें तकरीबन बताए जा रहे 21 लाख रुपए थे, यानी 500 रुपए की 42 गड्डियां थी। अब जो सुबह मॉर्निंग वॉक लोग कर रहे थे उन्होंने देख ली। उसके बाद ये सोशल मीडिया पर सब कुछ वायरल हुआ। उसके बाद ईडी का बाद में रिलीज भी आया, सरकार तक, सत्ता तक लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। बेसिकली इसमें यह हुआ कि सनटेक सिटी नाम की एक सोसाइटी है, वो कंपनी है, सुरेश कुमार बजाज और
अजय सहगल का नाम ईडी ने जो है उनके ठिकानों पर रेड किया। मामला सीएलयू से जुड़ा था कि सीएलयू जब आप करवा रहे हैं, एक तो आप उसके जो ओरिजिनल ऑनर हैं उन लोगों की कंसेंट सही मायने में नहीं ले रहे हैं, फर्जी हस्ताक्षर करवा के सीएलयू ले रहे हैं। और जो कंपनी लोगों को फ्लैट बेच रही थी वो लोगों को फ्लैट ये कहकर बेच रही थी कि हमने सीएलयू करवा लिया है, मगर बाद में कंपनी के बारे में लोगों को पता चलता है कि सीएलयू हुआ ही नहीं था और फ्लैट बेच दिए गए। ऑल्टस बिल्डर के ऊपर यह आरोप लगा कि 150 करोड़ रुपए यूं ही जुटा लिए गए, तो वहां पर मोहिंदर सिंह के यहां भी रेड पड़ी। अब जो तीसरी कड़ी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है गौरव धीर की, जो कि ऑल्टस से ही जुड़ा हुआ है। गौरव धीर के यहां भी रेड पड़ी। गौरव धीर के साथ प्रितपाल सिंह ढींढसा, उसके यहां भी रेड पड़ी, और इसके साथ नितिन गोयल के यहां भी रेड पड़ी, जिनका नाम जो है काफी सुर्खियों में आ रहा है। अब होता यह है कि ये जो नोटों के बंडल हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं, नितिन गोयल के घर से निकलकर सामने आए, जो कि वेस्टर्न सोसाइटी में वहां पर वेस्ट टावर में रहते हैं। और जो प्रितपाल सिंह ढींढसा हैं वो भी एक मिडलमैन के तौर पर जाने जाते हैं, और वो मुख्यमंत्री के जो ओएसडी हैं राजवीर घुम्मन, उसके करीबी माने जाते हैं। अब जब सुबह ईडी की रेड पड़ी, सोशल मीडिया पर खबर चली, मीडिया चैनल्स पर चली, उसके बाद मुख्यमंत्री पर जब वो प्रेस के सामने आए, उनसे सवाल किया गया भाई आपका क्या संबंध है, तो वो भी आपने बाइट सुनवा दी कि उनका कोई संबंध नहीं है, ऐसा उन्होंने दावा किया। मगर शाम होते होते ईडी की जो रिलीज आई उसमें सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के मंत्री अमन अरोड़ा का नाम आया और गौरव धीर को लिंक किया गया अमन अरोड़ा से कि वो उनके क्लोज हैं। और अमन अरोड़ा ये वो शख्स हैं जो कि आम आदमी पार्टी में लगभग आप मानिए कि तीसरे नंबर की भूमिका पंजाब में रखते हैं। वो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, पंजाब में मंत्री हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं। अमन अरोड़ा का नाम सामने आने के बाद आज वो भी मीडिया के सामने आ गए, उन्होंने भी कह दिया कि मेरा कोई लेना देना इससे नहीं है। मगर यहां पर 2-3 बड़े सवाल हैं और एक वैलिड क्वेश्चन यहां पर बिक्रम सिंह मजीठिया जो कि श्रोमणी अकाली दल के नेता हैं, उन्होंने खड़ा किया और बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब फरवरी के महीने में मुख्यमंत्री भगवंत मान नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लेने के लिए, इसी प्रोग्राम में हमने उस नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट की भी बात की थी, बेंगलुरु जब वो गए थे तो उस समय प्रितपाल सिंह ढींढसा और ये नितिन गोयल जिसके बारे में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरा उनसे कोई लिंक नहीं है, वो हर समय हर जगह मुख्यमंत्री के साथ वहां पर मौजूद थे और वापसी में मुख्यमंत्री के साथ उन्हीं की फ्लाइट में वो वापस चंडीगढ़ भी आए हैं। तो इस तरह के आरोप सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर लग रहे हैं और ये सवाल पूछे जाएंगे, बिल्कुल ये वैलिड सवाल है। ये आरोप लगने के बाद कोई स्पष्टीकरण ना तो मुख्यमंत्री का आया है ना सरकार का आया है। जी बिल्कुल, ना स्पष्टीकरण आया ना मुख्यमंत्री का ना सरकार का, और ये जो वैलिड सवाल है ये पूछे जाएंगे कि आपके साथ साए की तरह लगे रहे कभी और अब आप कह दें कि हम उनको जानते नहीं, तो ऐसा तो चलता नहीं है। और अगर आप हो सकता है कुछ कहे भी, लेकिन जनता कम से कम इन बातों को मानती नहीं है। बहुत शुक्रिया गुरमीत इस तमाम बातचीत के लिए। और रुकेंगे, और आपने देखा कि किस तरह से ये आम आदमी पार्टी के ऊपर जो एक बार फिर से भ्रष्टाचार का जो दाग लगा है पंजाब में, वो निश्चित तौर पर उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि ये जो आरोप भ्रष्टाचार का है अब वो उनके ऊपर लगातार चस्पा होता जा रहा है, पहले दिल्ली और अब पंजाब। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।